हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी। बेसिकली क्लास 10 ज्योग्राफी का यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज़ एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में हम लोग समझेंगे। एंड सेकेंड समझेंगे विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एट द डेवलपमेंट स्टेज। क्लियर। एंड थर्ड हम लोग समझेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन यानी कि संसाधन का संरक्षण। और लास्ट में हम लोग कुछ एनसीईआरटी आपका जो बुक है उसका कुछ प्रेफरेंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है अवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलिए समझते हैं। आपके स्क्रीन पर इमेज दिख रहा होगा, ये जो है इससे डायग्राम्स आपको हम समझाते हैं। देखिए ये गुजरात से लेके केरल तक का और ये हमारा पश्चिम बंगाल से लेके तमिलनाडु तक का, ये जितने भी स्टेट हैं ये सारे के सारे एक बॉर्डर सीमा जो है वो समुद्री तट से लगती है, यानी कि ये सारे प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, यानी कि इस। तो हमें बेसिकली समझना क्या है अवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो अवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से, तट रेखा क्या होगा ये वाला होगा, उसके तट रेखा से 200 समुद्री माइल्स की दूरी यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी, या फिर इसे किलोमीटर में भी बोल सकते हो, यानी कि उसकी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के दूरी तक के क्षेत्र को हम लोग अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आया, एक्सक्लूसिव पहला इंग्लिश वर्ड, तो एक्सक्लूसिव यानी कि बाहरी क्षेत्र का बात कर रहा है, ना कि अंदर की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई देश भी किसी भी देश के अंदर की भाग की बात नहीं कर रहा है, वो बाहर की बात कर रहा है। कहाँ तक के 200 समुद्री मील तक के। सेकेंड आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो भी वेल्थ होगा, रुपया पैसा होगा, यानी कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें मिलेगी, या फिर वो यहाँ से जल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो फिशेस वगैरह जलीय जीव होंगे उन सभी पे अधिकार किसका होगा, वो देश का होगा। जैसे हमारा प्यारा भारत है तो इनका अधिकार होगा, समझ गए। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए, क्या कहता है, किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस सीमा के अंदर आने वाले संसाधन देश के संसाधन होते हैं, उस देश के जिस देश के तट से हमने मेजर किया था कितना 200 नॉटिकल माइल्स, 200 समुद्री मील। वहाँ के जो भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव एवं समुद्री जीव पर उस देश का अधिकार होगा। क्लियर, हमने समझ लिया क्या अवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास के स्तर पर संसाधन को कुल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा फर्स्ट है वो हमारा कि संभावी संसाधन। कैसे संसाधन, संभावी संसाधन। एंड सेकेंड हमारा है विकसित संसाधन, ठीक है। थर्ड हमारा संचित कोश संसाधन एंड फोर्थ भंडार संसाधन। तो चलिए इन चारों के बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन, दोनों में डिफरेंट के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं पहले संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संभावी संसाधन एंड हम लोग उसके बाद समझेंगे संचित कोश संसाधन। तो समझते पहले संभावी संसाधन। देखिए संभावी संसाधन आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा, संभावी मतलब संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है, कहीं पर भी किसी चीज़ का क्या संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जैसे ये माउंटेन्स वगैरह हैं, ये माउंटेन है, इमेजनरी आप थॉट एक बना लिए, या फिर वैज्ञानिक वगैरह ने यहाँ पर खोज लिया, इमेजनरी नहीं कह सकते हैं बल्कि ये कि हमने यहाँ पर खोज लिया है कि इस माउंटेन के नीचे क्या है, मिनरल्स वगैरह हैं, बहुत सारे खनिज हैं। क्या हम इनका भी यूज़ कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अंदर हो सकता है, जिससे मतलब हमने एक संभावना लगा लिया कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं। तो वैसा संसाधन जो क्या हो, जिसके बारे में हमें पता हो,
मतलब कहाँ पे है लेकिन उसका फिलहाल हम उपयोग नहीं कर रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं संभावित संसाधन, यानी कि आने वाले समय में यूज इसका हम कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन हमारे क्या होते हैं, संभावित संसाधन। क्लियर, आगे वो डेफिनेशन से आपको और क्लियर होगा। ठीक है। एंड जो हमारा सेकेंड है संचित कोश संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका भंडार हो, जिसका हमारे पास पहले से क्या हो, भंडार हो। इस बात को समझिए, जैसे हमारे पास जल का भंडार तो है, लेकिन क्या जल का सिर्फ, अगर नॉर्मली हम समुद्री जल की बात करें या फिर जो ऐसा जल जो कि उतना प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो क्या उसको हम पीने में यूज़ नहीं कर पाएंगे? तो आप कहोगे नहीं, लेकिन उसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके, नए नए तकनीक को जोड़ के हम उससे बिजली करंट वगैरह बना सकते हैं और कई सारे चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक को जोड़ देंगे। जैसे आपका कोई डैम है, तो डैम में हमने क्या किया, ये सिस्टम लगा दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह लगा के हम इससे क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बारे में कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, आप फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है उसमें आप अच्छे से समझोगे। क्लियर। चलिए दोनों, इससे पहले हम संभावित संसाधन का कुछ प्रेफरेंस देते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, कहेगा ये कौन सा संसाधन है, सॉरी, तो ये हमारा है संभावित संसाधन। कैसा संसाधन, संभावित संसाधन। समझिए, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात कहाँ पड़ता है, समुद्री तट के निकट, समुद्र तट के निकट यानी कि समुद्र के हिस्से में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उतना वृक्ष वगैरह नहीं पाए जाते हैं और बहुत ही खुला खुला रहता है। जहाँ पे खुला खुला रहता है, वृक्ष वगैरह है नहीं उतना, तो वहाँ पर क्या होगा, समुद्र के नज़दीक है तो पवनें क्या होगी, बहुत तेज़ चलेगी। दूसरी बात, वृक्ष नहीं है तो वृक्ष नहीं होने के कारण वहाँ पर कुछ रुकावटें भी नहीं होगी, यानी कि पवन की गति बहुत, हवाएं तेज होगी, तो हवा तेज होगी यानी कि पवन तेज होगा, तो उससे हम जनरेट कर सकते हैं पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एंड नेक्स्ट हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में आप लोग जानते होंगे जो डेजर्ट एरिया है वहाँ का, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत अत्यधिक गर्मियाँ पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर बारिश वगैरह भी उतना नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में बारिश होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर बारिश वगैरह उतना नहीं होती, बारिश नहीं होने का अर्थ क्या, वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह उतने नहीं होते होंगे, बादल वगैरह उतना नहीं होता होगा, मतलब कि वहाँ पर अगर सूर्य की प्रकाश, सन रेज बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध हो जाती होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सूर्य का ताप यानी कि सूर्य की किरणें बहुत अधिक पड़ती है, तो वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं सौर ऊर्जा। क्लियर। आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो विद्यमान तो है परंतु उनका उपयोग तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जैसे इसमें अगर इसकी बात करें तो पवन ऊर्जा की विंड वगैरह लगा देगा तो उससे यूज़ कर सकता है। राजस्थान में सोलर प्लेट अत्यधिक मात्रा में लगा देने से वहाँ पर यूज़ कर सकता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो ट्राइब्स लोग होते हैं, उस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए इतना इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, संचित कोष ऐसा संसाधन इसका भंडार तो हो और तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सके, यानी कि उसमें नए नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके उसे यूज़ में ला सकते हैं और ये हमारा भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। समझ गए, क्लियर। एंड हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा बचा है, क्या, पहला विकसित संसाधन, थर्ड नंबर का, एंड फोर्थ भंडार संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन। चलिए समझते हैं विकसित संसाधन। जैसे विकसित संसाधन के आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक पेट्रोल दिख रहा है, दूसरा कोयला। ये कैसे संसाधन, ये दोनों के दोनों विकसित संसाधन है, यानी कि ऐसा संसाधन जिसका खोज हो चुका हो और उनका हम यूज़ भी कर रहे हो और वो हमारे वातावरण में हमारे जो एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ये लिमिटेड हो, यानी कि एक समय अंतराल के बाद ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। क्लियर। विकसित संसाधन कैसा संसाधन,
वैसा संसाधन जिसका विकास पूर्णतः हो चुका हो। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसका मतलब कि जो हम इस संसाधन का यूज करते हैं इसके लिए एक मतलब इसका एक फिक्स क्वांटिटी भी है हमारे पास, यानी कि इतना समय अंतराल के बाद ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इस कार्य में हमको यूज़ में लेना है। ये जो हमने तकनीकी के आधार पर इसे उपलब्ध किया है, और इसका सर्वेक्षण भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोयला क्या है, कोयला जो बहुत करोड़ों लाखों वर्ष पुराने समय से धीरे धीरे फॉर्मेशन के ज़रिए बना है, वो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए। विकसित संसाधन यानी कि एक समय अंतराल के बाद क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, जिसका कि कंजर्वेशन ही बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वो रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग भंडार संसाधन। भंडार संसाधन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा H यानी कि हाइड्रोजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही अधिक एक ज्वलनशील गैस है। इसमें जो ऊष्मीय मान होता है इसका बहुत ही अधिक होता है, और ये रिएक्शन कब करता है, जलता कब है, ऑक्सीजन के साथ। तो है क्या कि जैसे कि अगर हम बात करें तो नॉर्मली जैसे अगर आप आग वगैरह जलाते हो तो उसमें से कैसा हीट निकलता है, रेड या लाल लाल टाइप से निकलता है। अब वही आप गैस जलाना घर में, तो गैस जलाते हो तो कैसा निकलता है, नीले कलर का निकलता है, शायद उसी कलर का निकलता है, नीले कलर का। तो देखना कि जब आप गैस पे हाथ सेकने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जल्दी पाक जाते हो, क्योंकि उसका जो ऊष्मीय मान होता है बहुत ही अधिक होता है। और जब आप गर्मी के समय में देखना कि जब आप आग जल रही है कहीं पर, वहाँ पर आग को तापोगे तो वो आपको आनंद लगेगा, मतलब अच्छा ठीक ही लगेगा, वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऊष्मीय मान कम होता है। इसी तरह जो हमारा हाइड्रोजन है इसका ऊष्मीय मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को अलग करके इन दोनों में रिएक्शंस करा के हम लोग इससे ऊर्जा जनरेट कर पाएँ। तो फिलहाल तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका भंडार बहुत है। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगा हम इसका यूज़ करने लगेंगे। चलिए डेफिनेशन देखिए। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन ईंधन, जैसे क्या, हाइड्रोजन ईंधन हमारे पास इसका भंडार तो बहुत है, बट क्या हमारे पास इसको जनरेट करने के लिए उसमें प्राप्त करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, तो कहोगे टेक्नोलॉजी तो हमारे पास जी नहीं है। समझिए, ये हमारा चारों क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण में आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो वाटर कंजर्वेशन। देखिए संसाधन संरक्षण, अब बात ही जब कर रहे हैं हम संसाधन संरक्षण का, मतलब कि वे सभी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका संरक्षण करना, यानी कि जो मानव के लिए आवश्यक है उनका संरक्षण करना, वही तो हुआ संसाधन संरक्षण, रिसोर्स का कंजर्वेशन। तो जैसे अगर हम बात करें वाटर की एंड हम बात करें, अगर हम जैसे कोयला की बात करें, तो यहाँ पर आप संसाधन संरक्षण की उपयोगिता मतलब जो रिसोर्सेस है उनका कंजर्वेशन करने का क्या फ़ायदा है, मतलब क्या उसे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये है, जैसे कि आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, नहीं भी देखते हैं तो बहुत से ऐसे देश हैं, तो बहुत से ऐसे देश में लीबिया जो अपने मतलब इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अफ्रीका के बहुत सारे देश और गल्फ़ कंट्री वाले एरिया में वहाँ क्या है, बहुत पानी की किल्लतें हैं। चलिए उसको छोड़िए, हम भारत की बात बोलते हैं। भारत में जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया है, चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई का जो उसका कैपिटल वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है, पानी बहुत ही कम है। तो मेजॉरिटी जो वहाँ पे पीपल्स वगैरह हैं, तो उनको जो प्योर वाटर होते हैं उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि तमिलनाडु वो तो समुद्र के नज़दीक है,
तो उसके पास कैसे पानी की कमी, तो समझ लीजिए, तो उसको है ना समुद्र का पानी हम लोग नहीं पीते, आपको बेसिकली जानते होंगे ये बात। तो वो समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है और उसे हम पी नहीं सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स अगर हमारा डाटा सही है तो 2.4% के आसपास ही हमारे पास प्योर वाटर है, मतलब जो कि हम पीते हैं लेटेंट। ये डाटा इधर उधर चेंज भी हो सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें कोयला की, तो ये क्या है, हमारे पृथ्वी पे एक लिमिटेड है, यानी कि कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसे दोहन करना चाहिए एक सही तरीके से, और कुछ मतलब अच्छे से कहने मतलब ये कि इसे उतना एक अत्यधिक मात्रा में दोहन नहीं करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ये बचे ही नहीं। सही से उपयोग करना चाहिए। अब किसी के मन में आएगा तो हम अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपना यूज़ करके चल जाएंगे, तो बाकी बात आपके जो जनरेशन्स आने वाले हैं उनके लिए भी तो आप ख्याल रखिए कि आगे वो यूज़ क्या करेंगे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे अपना खाना पकाएंगे। तो उनके लिए सोच के आप संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर? इसका आप डेफिनेशन पढ़ लेना। इसमें जैसे अगर हमें बता दें, क्योंकि इसका संसाधन का संरक्षण इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो इनमें बनते हैं चीज़, जैसे अगर हम बात करें कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, बहुत ही लंबे समय अवधि लग जाता है। इस कारण से दिक्कतें होती है, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए और बचाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। यानी कि अगर हम संसाधन को निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या हम तकनीक, नए नए तरीके से इन द सेंस ये है कि नए नए टेक्नोलॉजी को ऐड करके संसाधन के निर्माण कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास रिवर्स, डैम वगैरह हैं, नदियाँ, बांध वगैरह हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मशीन्स वगैरह लगा के, नए नए उपकरण लगा के यहाँ से हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर अत्यधिक गर्मियाँ पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश अधिक है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सोलर प्लेट लगा के वहाँ पर हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, तकनीकी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो तकनीकी से हम लोग एक संसाधन से एक नए संसाधन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा जल है, तो जल तो हमारे लिए संसाधन है ही, लेकिन अगर इसमें हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर दे तो ये हमारा जल से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक, विद्युत भी बन सकता है। तो आप इसका डेफिनेशन आराम से देख लेना। तो ये हमारा रिसोर्सेस कंजर्वेशन हुआ समाप्त, संसाधन के संरक्षण। चलिए अब आपको हम कुछ आपके जो एनसीईआरटी बुक हैं उनसे आपको कुछ प्रेफरेंस देते हैं, जो हमारे महान लीडर्स थे वो क्या कहते हैं संसाधन के संरक्षण के बारे में। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही संसाधन संरक्षण, यानी कि प्राचीन काल, बहुत पुराने समय से ही संसाधन के संरक्षण पे बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप होशियार हो गए हैं तो हम लोग बात करने लगे हैं, बहुत लंबे समय से बात चल रही है इस पर। समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। मतलब अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद या फिर आज़ादी के पहले, उससे भी पहले, तो सभी यानी कि होल टाइम से हमारे जो शुभ चिंतक रहे हैं, यानी कि जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, सोचिए मतलब उस समय में इतना वर्षों पहले हम लोगों के लिए, मतलब बहुत समय पहले हम लोगों के लिए संविधान लिख दिए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, सही से हमारा देश चल पाए। और देखिए एक इंसान ने पूरे अपने जान जीव दांव पे लगा दिया हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है, शुभचिंतक हुए। तो शुभचिंतक हुए तो सिर्फ देश को ही आज़ाद कर देंगे तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, तो खाना पीना भी तो है, तो उसके लिए क्या, संसाधन चाहिए। संसाधन अगर है भी तो एक ही बार में उसको खा जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा रहा नहीं। उसका कंजर्वेशन भी तो ज़रूरी है, संरक्षण भी तो ज़रूरी है। तो इस पर चिंता करना ये हमारा जो शुभचिंतक का ही काम हो सकता था। इस संदर्भ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी के विचार को सुनिए। कहते हैं हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका अर्थ आप समझ लेना कि हमारे पास आज के समय में खाने के लिए बहुत है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक लंबे समय बाद हम क्या इस चीज़ को रख पाएंगे, क्या हम इसका यूज होगा, तो उसके लिए कोई यहाँ पर हमारे पास आंसर नहीं है। यानी कि पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, यानी कि बचा के रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।
जैसे आप इंसिडेंट देखो, आप क्लास 10th के सिविक्स में पढ़ोगे, इसमें आपको ये सारी चीज़ मिलेगा। मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, ये जो नर्मदा नदी है इसमें भी क्या कहा जा रहा है, वही डैम वगैरह बनाने पर वहाँ पर रोक किया जा रहा है। तो मतलब किसी ना किसी तरह से लोगों की असुविधा ना हो, उस पर लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं वो उठ के आए हैं। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, जिसमें सारे महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी, पेड़ को काटने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि वो ट्राइब्स जो थे उन्हें पेड़ काटने के बाद वो जो, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं वो वृक्ष के ऊपर ही, उनसे ही वो जो लकड़ियाँ वगैरह से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि उसे बेच के या फिर कुछ भी करके। एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय का कृषित भूमि का विस्तार। तो पहले के समय में क्या हुआ करता था कि उतना बारिश नहीं होने के कारण, मतलब एक मान लीजिए कि पंपी सेट वगैरह नहीं होने के कारण, नए नए टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण, तो लोग क्या करते थे, जब बारिश का समय आता था तो उस टाइम लोग वर्षा जल को संचित कर लेते थे। किस चीज़ के लिए? कृषि भूमि के विस्तार के लिए, कि आगे चल के हम जो एग्रीकल्चर करेंगे, फसल लगाएंगे, उनमें हम लोग कैसे पानी वगैरह को डालेंगे। ठीक है, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। ये हमारे शुभचिंतक के विषय कुछ कथन थे। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इसी के में समझते हैं कि ये तो इससे जो पहले हमने बताया, ये था हमारे भारत के लोग। अब देखिए वर्ल्ड स्तर पे, पूरे वर्ल्ड स्तर पे क्या क्या हुआ, मतलब क्या लोग सोचे कि संसाधन का किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा नहीं है कि सब लोग बेवकूफ़ थे कि बैठे थे कि चलो कोई बात नहीं, संसाधन के संरक्षण करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, वो लोग भी सोच रहे थे। कहता है सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। एक पर्सन थे क्लब ऑफ रोम, किसकी वकालत की थी? संसाधन के संरक्षण, यानी कि जो कोर्ट में केस वगैरह गया होगा तो उसमें ये वकालत किए थे, उस पर अपना बात रखे थे। सन 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित किए गए। यानी कि जो हमारा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के राइटर कौन रचेता है? शुमशेर, यानी कि शुमशेर जी जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एक मतलब बुक लिखे हैं स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिनमें वो क्या बताए हैं, जो महात्मा गांधी का क्या थॉट था, यानी कि रिसोर्स को कंजर्वेशन को लेके महात्मा गांधी जी का क्या थॉट था, उनके विचार को प्रकाशित किए हुए हैं। किसमें? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। आपको यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं, आप उसे कवर कर लेना। ठीक है, ये डेट्स वगैरह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। क्लब ऑफ रोम किस चीज़ का वकालत किए थे, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में किस व्यक्ति का प्रेफरेंस दिया गया है, तो महात्मा गांधी जी का। चलिए, कहते हैं ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन की संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। यानी कि ये जो एक आयोग का गठन किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ब्रंटलैंड में 1987 में, तो इससे क्या हुआ कि विश्व जगत पे मतलब धीरे धीरे रिसोर्स का कंजर्वेशन होने लगा। मतलब जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए और रिसोर्स का कंजर्वेशन अच्छे से करने लगे, ताकि वो समझ गए कि हमें इसका आगे यूज़ करना है। इससे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। धीरे धीरे लोग जो विकास का स्तर था उसे एक क्या कर दिया, एक लेवल में ला दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर किसी संसाधन का ही दोहन कर रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में करेंगे। इसी रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में है। सन 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। मतलब इस जो हमारा संसाधन रिसोर्स का कंजर्वेशन है, देखिए बेसिकली आपको बता दें कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर किसी कंट्री में हो, अगर वहाँ पर कोई विशेष दिक्कतें हैं तो उनका जो रियो डी जेनेरो है, यहाँ पर विशेष जो
प्रॉब्लम्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनका चर्चा किया जाता है। कहता है कि सन 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। आप इस डेट को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ, तो आपसे ये डाटा पूछ सकता है, डेट पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आपको जो है कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, तो हम थोड़ा पढ़ देते हैं इसमें। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। आपसे ये डेट भी पूछा सकता है 1972 में, कि स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1972 में, 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता क्योटो सम्मेलन। चलिए, इसमें देखते हैं कि क्या हुआ था। दिसंबर 1997 में 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया था। जापान का एक शहर है कहाँ, क्योटो में। किस चीज़ के बचाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग ग्लोबल वार्मिंग पता होगा कि जब हमारे वायुमंडल में या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो डिफरेंट गैसेस होती है, CO2 वगैरह हो गया, NO2, मतलब जो कि हानिकारक है, CFC हो गया, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगते हैं और कई सारे हानियाँ देखने को मिलती है, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें शायद इंक्लूड इंडिया भी थे, मतलब इंडिया भी थे इसमें से। सन 2002 के आसपास इंडिया शामिल हुए थे। इसमें 6 गैसेस CO2, मीथेन, N2O, HFC पर, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। यानी कि टोटल 6 गैसेस थे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बचाव के में जो जापान में क्योटो सम्मेलन, जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहाँ पर कुल कितने गैसेस को शामिल किया गया था, तो 6। कौन कौन से, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन CO2, मीथेन, N2O और HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, और मतलब इन सभी गैसों के यूज़ पर क्या थोड़ा सा कटौती, यानी कि इसका तो यूज़ होना चाहिए। मतलब ये अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ जलाएंगे तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगा, तो AC वगैरह चलाओगे तो वहाँ से CFC, फ्रिज वगैरह से निकलेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस पर थोड़ा सा आप रोक कीजिए, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कि पूरा ख़त्म कीजिए, आप इसे रोक कीजिए। जहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। यानी कि जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, उसमें इन सभी देशों ने अपने अपने तरफ से कुछ परसेंटेज कटौती की कि हम इतना कम इसमें आप एवोल्यूशन जो हमारा वायुमंडल है उसे कम प्रदूषित करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। इसे मॉन्ट्रियला समझौता सन 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन का या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्योटो सम्मेलन को हम लोग ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इनमें टोटल कितने गैस पे चर्चा हुई थी, तो टोटल 6 गैस पे चर्चा हुई थी। और इनमें कुल कितने, क्योटो सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, तो 159 देश शामिल हुए थे। क्या भारत इसमें शामिल हुए थे, तो बिल्कुल हाँ, भारत इसमें शामिल हुए थे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो आज हो गया कंप्लीटली एंड क्लियर। तो अगला जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़े। थैंक यू।